आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ टीवी देख रहे हैं और हमारा खास प्रोग्राम बेबाक मुंसिफ में मैं खैर मकदम करता हूं शफान अंसारी आपका। आज का प्रोग्राम कुछ अलग होने जा रहा है, कुछ खास होने जा रहा है। जाहिर तौर पर इस वक्त पूरे देश में सियासी माहौल ने सियासी फिजा बनाई हुई है। हर कोई अपने अपने राज्यों को लेकर चर्चा कर रहा है कि किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी आगे है, किस राज्य में कांग्रेस फतेह करती नजर आ रही है। और इन तमाम बातों को लेकर लगातार, चाहे वो चाय की चुस्कियां हों या फिर सुबह का अखबार, लोगों की शुरुआत और शाम दोनों ही चीजों में सियासत मुब्तला नजर आ रही है। इसी को लेकर चर्चा आज करेंगे, लेकिन आज की चर्चा इसलिए और खास हो जाती है क्योंकि ये कोई बहस नहीं होने जा रही है। इसमें हम एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि जो 5 राज्य हैं, जाहिर तौर पर 2024 का सेमीफाइनल इसको कहा जा रहा है। कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, तेलंगाना में अगर बात करेंगे तो वो की मकामी पार्टियां हैं, राजस्थान, तमाम राज्यों में अपनी अपनी मकामी पार्टियां हैं। उन लोगों की क्या तैयारियां रहेंगी, किस तरह से, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं या हमारे मुंसिफ के जो सहयोगी हैं, वो किस तरह से इस तरह के चुनावों को देख रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं, हमारे साथ जो पैनल रहेगा उसकी तारुफ आपका करवा दें। हमारे साथ प्रवीण दत्ता साहब रहेंगे, हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हैं, सियासत पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर शुजात अली सूफी साहब रहेंगे हमारे साथ, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ऊपरी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि कांग्रेस लगातार 2024 में जीत की बात अपनी दोहरा रही है, लिहाजा क्या तैयारियां हैं उनसे सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। लिहाजा कांग्रेस के अलावा बीजेपी अगर होती तो जाहिर तौर पर हम बहस करते, लेकिन अभी सिर्फ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। के साथ ही स्टूडियो से अब्दुल रहीम मेरे साथ ही मौजूद रहेंगे। उनका क्या नजरिया है, वो खुद राजस्थान की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं, लिहाजा उनका क्या नजरिया, तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले डॉक्टर शुजात अली साहब के पास ही आ रहा हूं। शुजात अली साहब, कांग्रेस ने, चूंकि सीधा बहस को राजस्थान ले जा रहा हूं, राजस्थान में आज 7 गारंटियों का ऐलान किया है। उसमें चाहे वो गोबर खरीदने की बात हो, बच्चों के लिए लैपटॉप्स की बात हो, इन तमाम वादों को किया जा रहा है। अभी 5 सालों से राजस्थान में सीएम गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। ये आखिरी वक्त में इस तरह के वादे किए जाते हैं, इससे पहले ये वादे नहीं किए गए, या इससे पहले क्या कुछ आपकी सरकार ने राजस्थान के लिए किया है? देखिए, पहले इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि पहले जो, उससे पहले जो वादे किए गए थे उस पर अमलावरी हो रही होती है जी। तो फिर नए वादे करने का सवाल नहीं होता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो आपने 5 साल में ये किया था, अब उससे बेहतर क्या करने वाले हैं। अच्छा, तो इसीलिए 7 गारंटीज की बात आती है। जी ठीक है, 7 गारंटी। प्रवीण दत्ता के पास चल रहा हूं। प्रवीण दत्ता साहब, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे सीएम अशोक गहलोत साहब, क्या नजारा था वहां का, जरा हम समझना चाहेंगे आपसे। मैं आपको बताऊं कि अब से एक दिन पहले जब सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आसरा के रेड्डी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बहुत इंतजामी का आलम था कांग्रेस वॉर रूम में। और आज मुख्यमंत्री ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की आगे बढ़कर कहा कि कल आप चाय पानी भी नहीं पूछा गया, इसलिए आज बेहतर इंतजाम। आज कांग्रेस ने आदत बहुत ज्यादा व्यवस्थित थी, बहुत ज्यादा, और इंतजामात जो थे वो बहुत अच्छे। प्रेस मीडिया आज बहुत तायत में वहां पर मौजूद था और मौका था, जैसा कि आप लोग भी कर रहे थे, जो 10-20 पहले कांग्रेस सरकार दे चुकी है अपने कार्यकाल के दौरान, अब उसको कर दिया है, 7 गारंटी और दे दी है। तो उसके पे माहौल था वो जश्न कुछ इस अंदाज में कि बस जीत अगले। जी, जोड़ने की कोशिश करें प्रवीण दत्ता के साथ, तकनीकी खामी आ रही है। मैं अपने साथी रहीम का रुख करूंगा। रहीम, राजस्थान की सियासत को बखूबी आप समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के दरमियान चल क्या रहा है। हालांकि कल जो लिस्ट आई उसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान कर दिया कि वसुंधरा राजे को एक बार फिर से उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन नाराजगी की जो खबरें थी उस पर क्या माहौल देखा गया राजस्थान में? शफान, ऑल ओवर हम बात करेंगे, राजस्थान चुनाव से हम आगाज करते हैं। 5 राज्यों के वैसे चुनाव है, लेकिन शुरुआत करेंगे राजस्थान से। जरा इनसे पीछे जाएंगे। हमने हिमाचल का चुनाव देखा,
हमने कर्नाटक का चुनाव भी देखा, कांग्रेस बहुत ज्यादा वजनी ताकतवर नजर आई थी शुरू से ही, और अंजाम भी जो है वो कांग्रेस के पाले में गए। हाँ। बीजेपी की मैं निंदा बिल्कुल नहीं करूंगा, बीजेपी भी वहां पर अच्छे ताकत के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश वहां पर कर रही है, लेकिन राजस्थान चुनाव को अगर हम देखते हैं 200 सीटें हैं, 101 बहुमत का वो आंकड़ा है जो छूना चाहती है बीजेपी भी और कांग्रेस भी, लेकिन कौन वहां तक जा पाएगा, इसके पीछे के जो वजूहात है उन पर हम नजर डालेंगे। राजस्थान चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी 19 उम्मीदवारों को कल मैदान में उतारा, लेकिन आम आदमी पार्टी का कद राजस्थान में उतना बड़ा हरगिज नहीं है। अब बात करेंगे कांग्रेस की, कांग्रेस का कद वहां पर लगातार क्यों बढ़ रहा है? सबसे पहली वजह, भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहां पर कोई सीएम उम्मीदवार नहीं ठहराया है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वसुंधरा राजे भी सीएम के तौर पर नजर फिलहाल वहां पर नहीं आ रही है। तो एक तो राजस्थान में कम से कम 20 से ज्यादा सीएम पद के दावेदार हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो लोगों में विश्वास जो है एक नेता के प्रति वो नहीं आ पा रहा है। दूसरी बात, बीजेपी ने ही चुनाव को मोदी बनाम गहलोत कर दिया है, तो गहलोत अपने आप एक बड़े नेता बन जाते हैं। जब आप मोदी के सामने गहलोत को चेहरा घोषित करती है पार्टी, तो गहलोत अपने आप में बड़ा नाम ऑटोमेटिक बन जाते हैं। प्लस 3 बार के वो मुख्यमंत्री, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर, 3 बार बन चुके हैं, अब चौथी बार उनका वो टर्म आने का वो इंतजार चल रहा है। प्लस अशोक गहलोत की जो छवि इस वक्त राजस्थान में बन चुकी है, जादूगर वो अपने आप को कहते हैं, लेकिन जादूगर वो जनता के बीच में साबित भी हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की योजनाएं वो एक के बाद एक लेकर के आ रहे हैं, तो लोगों के दिलों में वो घर जरूर उन्होंने बना लिया है। अब बीजेपी के माइनस पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। बीजेपी में अब तक कभी भी विरोध और बगावत के सुर अब तक नहीं देखे गए थे। पिछले जितने भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर लड़े हैं, जब भी टिकट वितरण हुआ है, लोग संतुष्ट नजर आए, कार्यकर्ता भी। मुझे लगता है सिर्फ राजस्थान ही, तमाम जगहों पर यह देखा है कि अगर कोई बात भी तो दबी आवाज से वो खबर कब आती है कब जाती है, कोई ज्यादा जानकारी मिल नहीं पाती है। बिल्कुल ये है। राजस्थान चुनाव में अगर बगावत की अगर बात करें तो बड़े बड़े नेताओं का, सांसदों का वहां पर विरोध हो रहा है। दिया कुमारी सांसद है राजसमंद से, उनका विरोध हो जाता है जब वो विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ने की बात करती हैं। देवजी पटेल सांसद है, उनकी गाड़ी पर पथराव और खुद मारपीट बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ कर देते हैं जब टिकट की घोषणा होती है। कुंभलगढ़ सीट हो गई, सांचौर, विद्याधर नगर, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आख्या ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। तो 20 कम से कम ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया उसको हम अपना नेता नहीं मानते। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनको नहीं मान रहे, तो जनता किस तरीके से उन्हें कबूल करेगी? तो ये जो चुनाव है एक तरफ कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है राजस्थान। डॉक्टर शुजात अली साहब पूरी तरह से मुत्तफिक है, इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल मैं इत्तेफाक इससे रखता हूं क्योंकि आपकी नज़र काफ़ी है राजस्थान पर, गहराई से उन्होंने जायज़ा लिया। कांग्रेस की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत हाई है। लोग बीजेपी और कांग्रेस को जब उसका तकाबुल करते हैं दोनों पार्टियों का, तो उनको ये एहसास होता है कि बीजेपी के वादे वफा नहीं होते, जबकि कांग्रेस के वादे हू बहू वफा होते हैं। मिसाल के तौर पर बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ जो है मुलाजिमतें हर साल नई निकाली जाएंगी। बीजेपी ने ये कहा था कि जो काला धन है मुख्तलिफ बैंकों में, बैनुल-अक़वामी बैंकों में, उसको हम हासिल करेंगे और एक एक फ़र्द के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। वो नहीं हुआ। जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा कि एक नया जो है सिस्टम आएगा जिससे जो है मुल्क के आम आदमी को फ़ायदा होगा, वो एक दगा थी। लेकिन सर माफ़ी चाहूँगा बीच में रोक रहा हूँ, ये तमाम बातें कांग्रेस लगातार करती आ रही है, लेकिन बहुत कुछ हासिल होता दिखाई नहीं दिया। 2014 में जो मोदी लहर बनी थी उसका असर अब ज़रूर हम ये समझ सकते हैं कि आसपास के जो राज्य हमने देखे हैं उसमें हल्का फुल्का ज़रूर उनकी जो मकबूलियत थी वो कम हुई है, लेकिन कांग्रेस को अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत लगती है। हाल ही में मध्य प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे। मध्य प्रदेश में जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस जो है उसमें सभी पार्टियां एक साथ आ गई हैं, लेकिन अखिलेश यादव को नाराज होना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमें 2024 में मोदी सरकार का मुकाबला करना है तो हमें सबको मुत्तहिद होकर लड़ना होगा, लेकिन कांग्रेस जो है वहां पर अपने उम्मीदवारों को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी आपसी जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये जो इनिशियल हिकअप्स है ना, ये हैं, ये हिकअप्स खत्म हो जाएंगे और जो हमारे साथ के जो लोग हैं, हमारे इंडिया ब्लॉक में जो लोग हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जहां पर उनकी बुनियाद ना हो वो वहां पर नहीं जाएं।
अगर वो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे यूपी में हमने कह दिया है कि आपका अपर हैंड रहेगा, आप हमारे बड़े भाई रहेंगे, तो हम वहां पर कोई गलती नहीं करेंगे। तो आपको भी इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश में क्यों लागू नहीं हो रहा है? वो भी हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, आप देखेंगे बिल्कुल साफ सुथरा माहौल क्रिएट हो जाएगा और कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास है कि वो वहां पर ताकतवर नहीं है, उसकी वहां पर कोई बुनियाद नहीं है, और वो उसको रियलाइज करेंगे और वो अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे, हट जाएंगे वहां से। बिल्कुल क्लियर कर दिया था अखिलेश यादव ने 3 दिन के बाद ही, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ये बात क्लियर नहीं हुई थी कि जो हमारा अलायंस जो बन रहा है वो लोकसभा के लिए बन रहा है या फिर विधानसभा के लिए बन रहा है। तो जब वहां पर जब क्लियर हो गया तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि हमारे बीच में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं, इंडिया अलायंस के साथ हम जुड़े हुए हैं। और ये खबरें जो अफवाहें चली है इनसे उन्होंने दरकिनार करते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इंडिया अलायंस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, करो या मरो जैसी सूरत हाल है। अगर बीजेपी को शिकस्त फाश नहीं होती है तो मुल्क का मुस्तकबिल इंतहाई तारीक हो जाएगा, ये गहरी खाइयों में गिर जाएगा और फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और अनारकी हो जाएगी। इसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं, प्रवीण दत्ता साहब आपके पास आ रहा हूं। इंडिया अलायंस को लेकर जाहिर तौर पर माहौल तो बहुत पॉजिटिव बना अपोजिशन के लिए, लेकिन ये जो आपसी हल्का फुल्का मनमुटाव हो या सोशल मीडिया पर जो लोगों की राय आ रही हो, वो नुकसानदेह रहेगा या नहीं? प्रवीण दत्ता सुन पा रहे हैं क्या? जी सवाल है जी, इंडिया अलायंस को लेकर सवाल था। मध्य प्रदेश में जो सीटों को लेकर अखिलेश यादव की नाराजगी सामने आई, हालांकि बाद में उन्होंने डैमेज कंट्रोल भी किया, लेकिन इस तरह की जो बातें होती हैं वो जाहिर तौर पर अपोजिशन के लिए या इंडिया अलायंस के लिए नुकसानदेह तो साबित होंगी या नहीं? मुझे ये 10वीं क्लास का एग्जाम है वो पूछा, BA 3rd ईयर जी अलायंस की बात है, वो लोकसभा 24 के इलेक्शन लेकर के है और उसमें विधानसभा में किसी भी अलायंस की कोई बात तक नहीं को लेकर तक नहीं हुई। इसमें कोई आपसी बात अगर सामने आ भी रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, ये अब तक उस सिलेबस एजेंडा में ही नहीं था। हाँ। इसलिए अगर अखिलेश यादव और मध्य प्रदेश अगर कोई बात नहीं भाई या कुछ मीडिया के सामने आ गई हैं, मैं इन्हें एक एक्सेप्शन के तौर पे लूंगा कि जो एजेंडा में था उसको अगर आप जिसने लगेंगे तो निश्चित तौर पर जो उभर कर आती है वो कोई बहुत खूब नहीं होती है। ठीक है, रहीम आपके पास आ रहा हूं। अब जिन चुनावों को लेकर बात हो रही है वो सिर्फ राजस्थान ही नहीं, तेलंगाना में भी देखा जा रहा है। तेलंगाना में पार्टी मजबूत होती हुई खुद को बता रही है। आज भी हमने देखा, खुद कौमी सदर यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए हुए थे, कई पूर्व मंत्री, कई लोकसभा के चेहरे जो रहे थे अपोजिशन के, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस तेलंगाना में काफ़ी मजबूत होती नजर आ रही है और बीआरएस के लिए या फिर उनके जो सहयोगी दल हैं उनके लिए परेशानी की वजह बनने जा रही है। ये सिर्फ तेलंगाना नहीं शफान, ये जितने भी राज्य जहां पर चुनाव चल रहे हैं कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही, इस बात को मानना पड़ेगा। और विपक्षी दल भी, जो कांग्रेस के जो विपक्षी दल हैं वो भी मान रहे हैं कि कांग्रेस का जो कद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तेलंगाना में यहाँ का क्या सीन रहा? 10 साल तक बीआरएस ने यहाँ पर हुकूमत की कि चंद्रशेखर राव यहाँ पर सीएम रहे, वादे इनके बहुत बड़े थे, खासतौर पर युवा इनसे बड़े नाराज है। उनको जब तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से तो उम्मीदें बड़ी थी कि हाँ रोजगार जो है बेतहाशा आएगा, हम सब लोगों की सरकारी नौकरी नहीं तो कम से कम कुछ अच्छी फैक्ट्रियां यहाँ पर लगेगी तो हमें रोजगार के मौके मैसर आएंगे। लेकिन युवा सबसे ज्यादा मतलब नाराज है। रैतु बंधु, दलित बंधु स्कीम लेकर के आए, अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश इन्होंने जरूर की, लेकिन रैतु बंधु फिर कांग्रेस ने छीन ली। उनकी जो स्कीम है वो रैतु बंधु से हावी नजर आई, तो यहां पर लगातार कद बढ़ रहा। रही बात दल बदलने की, बीआरएस में कौन लोग थे? किसी जमाने में वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे, वही लोग बीआरएस में गए थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस का कद लगातार बढ़ रहा है, कांग्रेस मजबूत होती जा रही है, कर्नाटक में जीती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई है, अब 10 साल केसीआर को जनता ने झेल भी लिया है, तो उन कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं वो डाउट वो जो मन में था वो जाग गया कि हाँ सरकार पलट सकती। तो एक के बाद एक कई नेता लगातार बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। अब कल का स्टेटमेंट ले लीजिए उनका, केसीआर साफ तौर पर कह देते हैं कि अगर मैं इलेक्शन हारता हूं तो इसमें तेलंगाना का नुकसान होगा। हाँ। ये जो हार की बातें जो बड़े नेता करने लग जाते हैं कि देखो मेरी हार से आपका नुकसान हो जाएगा, तेलंगाना की आवाम परेशान हो जाएगी,
तो हार का डर बीआरएस के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कद लगातार बढ़ रहा है। बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं 5 साल आराम करूंगा। जी हाँ, ये जुमला भी बिल्कुल शफान, उन्होंने कहा था कि मैं हार जाता हूं तो जनता का नुकसान होगा और मैं 5 साल आराम कर लूंगा। तो डाउट जो है वो उनके मन में भी चल रहा है कि कांग्रेस तो लगातार मजबूत हो रही है। अब नतीजे जब आएंगे 3 दिसंबर को, हालांकि नतीजे आने में तो वक्त है, लेकिन अभी सियासी जंग भी होगी काफी। शुजात अली साहब, आपकी तैयारियां तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अपोजिशन में जो हैं या फिर आपका जिनसे मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी या यूं कहिए एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, ये वो स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी का कि कोई सानी नहीं होता इनका। ये मुकाबले के लिए तैयार हैं और जब चुनावी मैदान में ये अपनी हुंकार भरेंगे तो कांग्रेस किस तरह से मुकाबला करेगी? देखिए, एक हाइप क्रिएट किया गया इन लोगों के बारे में, कुछ भी नहीं है। अभी मध्य प्रदेश की कई जो है जलसे गांवों से रिपोर्ट्स आई हैं, आपके राजस्थान से रिपोर्ट्स आई हैं, बेशुमार कुर्सियां खाली हैं, 1/4 गैदरिंग भी वहां पर नहीं है, तकरीरों में कोई जान नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई टाइप किया हुआ एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन हर जगह पर दोहराया जा रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी की जो मकबूलियत बढ़ी है, जिसको इन्होंने पप्पू कहा था, करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए थे इनको कमजोर करने के लिए, इनको निकम्मा बताने के लिए, तो उस राहुल गांधी के बारे में बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर ने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि राहुल गांधी की मकबूलियत को देखकर मैं ये कहने पर मजबूर हो रहा हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाली तारीख में लोग सिर्फ 2 ही गांधियों को याद करेंगे, एक महात्मा गांधी होंगे और एक राहुल गांधी होंगे। अब देखिए, राहुल गांधी की जो तकरीरें हैं, जो उनका बर्ताव है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें एक इंटेलेक्चुअल दिखाई दे रहा है लोगों को। क्योंकि झगड़ा ये था कि मोदी के मुकाबले में कौन, तो राहुल गांधी का इतना बड़ा खत हो गया है कि बीजेपी ने तो उनको रावण ने कह दिया। भाई, आप पप्पू को रावण बनाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इतना ताकतवर बन गया। तो मेरा अर्ज करना यह है कि कांग्रेस की मकबूलियत में राहुल गांधी का बहुत बड़ा दखल है। और ये जो आपने नाम लिए हैं शाह का, मोदी का और योगी का, तो ये लोग कोई माने नहीं रखते। इनकी जो सियासत है सिर्फ 10 साल वाली, नेशनल सियासत इनकी जो है 10 साल वाली है। कांग्रेस की जो सियासत है वो 60-70 साल पुरानी है, तो उसको इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। और आने वाले दिनों में क्लियर कट लग रहा है, दीवार पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस उरूज पर रहेगी। प्रवीण दत्ता साहब, सुन रहे होंगे कांग्रेस के स्पोक पर्सन को, वाकई में इतना आसानी से या इतना लाइटली लिया जा सकता है पीएम मोदी के संबोधनों को, सीएम योगी के संबोधनों को, या फिर गृह मंत्री के संबोधनों को? मैं जो शुजात साहब ने कहा, तो यहाँ कि मोदी एज ए पॉलिटिशियन जो करते हैं, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है उनकी। अब मैं आपको राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बताऊं, क्या आपको लगना है जनता पार्टी जो कि हरियाणा में भाजपा को लाए है, इसके अलावा जो एलजे में जो कह रही है कि लाए, वो बिना मोदी या अमित शाह की राजस्थान में चुनाव लड़ सकती हैं? एक बुनियादी सवाल है। और ये दोनों बाकायदा खम ठोक कर अपने टिकट रही है राजस्थान में। यानी एक तरफ एआईएमआईएम दम दिखा रही है, आम आदमी पार्टी अपना दम दिखा रही है, नहीं कोई कसर इसके लिए मोदी और शाह ने जेजेपी का भी खेल दिया है मैदान में। तो ये तस्वीर इतनी सीधी और साफ है जितनी नजर आ रही है। जब जैसे इलेक्शन के आगे जो जुबानी कड़वाहट है जो अक्सर भाजपा ले तो आएगी ही, लेकिन जमीनी हकीकत भी रोज बदल रही है। आपको बता दूं, राजस्थान में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो है समाज पार्टी के चंद्रशेखर और आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल में गठबंधन हो गया है। मतलब दलित युवा और जाट युवा अब ये होंगे, यानी कि कांग्रेस की मजबूती थी गांव में, वहां पर इसको अपने वोट कटवाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। प्रवीण दत्ता जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, आरएलपी और जेजेपी अगर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है तो डैमेज किसको होगा, कांग्रेस को या भाजपा को? आप मान के चलिए कि रूलिंग पार्टी है कांग्रेस, अगर उसके जो प्रदेश जाट हैं, यानी कि जिनको कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन
टिकट का देखो तो एस के बाद में अगर ज्यादा टिकट्स किसी कम्युनिटी को बटे हैं, जाट कम्युनिटी को बटे हैं। हनुमान बेनीवाल नव जिले से आते और मेजरली जो जाट युवा हैं उनको जो है उनको टारगेट कर। दूसरी तरफ समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद, वो बहुजन समाज पार्टी के मायावती से नाराज युवा हैं, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते और उनके दिलों में उन्होंने भी बनाई है। तो देखिए यंगस्टर्स जो कि पेपर लीक से नाराज सवर्ण चले गए भाजपा की तरफ, जो दलित हैं और जो हैं वो चले गए अगर आजाद समाज और आरएलपी की तरफ। तो कांग्रेस के पास में जो लैपटॉप और फ्री की इंग्रेशन की गारंटियां ये कहां तक काम में आएंगी, ये सोचने की बात है। जी शुजात अली साहब कुछ कह रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब लहर चलती है तो ये जो सियासत है जात पात की ये काम नहीं आती। आज राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो बीसीस के लीडर हैं। राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया कि वो एससीज के लीडर हैं। राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया वो माओ और बहनों के लीडर हैं। राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया कि वो एसटीज के लीडर हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव में भी ये साबित कर दिया कि वो मुसलमानों के लीडर हैं। तो जब पूरे तबकात एक शख्सियत की तरफ बड़ी जो है उम्मीद के साथ निगाहें जमाए हुए हैं, तो ऐसे में किसी भी किस्म की जो है तालमेल, किसी किस्म की जो है वोट कटवा किस्म के लोग कोई काम नहीं करेंगे और सारे के सारे वोट जात पर ना पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर के राह पर चलेंगे। जी प्रवीण जी, मैं सिर्फ शुजात साहब को एक जवाब दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद ने कहा दिस इज गहलोत वर्सेस मोदी, तो फिर राहुल गांधी, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं जो आप कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, मैं बिल्कुल उसको मानता हूं। उनका वकार, उनका कद इस तरीके के मुकाबले कोई नहीं है कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, या मुख्यमंत्री सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत बनने वाले हैं। गहलोत और मोदी, इसलिए जिन वोट कटवाओं को कांग्रेस इतना हल्के रही है, आपके लगभग 30 कैंडिडेट ऐसे जो 10,000 से कम की जीत पर आए, उनका क्या हशर होने वाला है, इसकी तैयारी करने का लड़ाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नई नई आंदोलन आएंगे और कांग्रेस को और बीजेपी को उसके लिए तैयार चाहिए। जी जवाब देना चाहेंगे शुजात जी, उसके बाद मुझे ब्रेक के लिए भी रुकना है। नहीं, मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब लहर चलती है, लोग अपना मन बना लेते हैं, तो उस दौरान में ये सारी बातें बेमानी होके रह जाती हैं। और आपने कहा कि 10,000 वोटों से जीते थे, उनका क्या हशर होगा, तो वो लोग जो है 20,000 से 25,000 से या 50,000 से जीतेंगे और उनकी फतह यकीनी होगी। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। तो जारी है चर्चा, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि आगामी जो 5 राज्यों वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, कौन कितना कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, वो तो तमाम सवालों से या फिर तमाम जो बयानबाजी हो रही है उससे दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर क्या है या फिर जो हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनको जमीन पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है, उसी को लेकर चर्चा की जा रही है। चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, रहीम के पास चलूंगा, अपने सहयोगी के पास। रहीम, क्योंकि हम वो लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लगातार हम ये देखते हैं कि कौन सियासी पार्टी है जो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है। चूंकि जिक्र यहां पर 2014 का भी होना चाहिए। 2014 का लोकसभा का चुनाव, ये वो चुनाव था जो इतिहास में पहली बार कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर खेला गया था या फिर लड़ा गया था। उसका असर क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी वो ऐसी रही, न सिर्फ देश बल्कि गैर ममालिक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा मकाम आज है, इस बात को मुखालिफ भी मानते हैं। आज कितना बड़ा मकाम है उनका, वो तमाम लोग जानते हैं। लेकिन अब चूंकि हम 2024 में एंटर करने जा रहे हैं, कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है, आपसे समझना चाहूंगा रहीम, सोशल मीडिया पर क्या लहर देखते हैं, क्या मौसम देखते हैं, कौन सी आईटी सेल है जो बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है?
शफान, 2014 का जिक्र आपने किया है तो आईपैक को भी मैं यहाँ जरूर याद करूंगा, शामिल जरूर करूंगा। प्रशांत किशोर आए थे, सोशल मीडिया के तरीके से एक जाल उन्होंने बनाया था। सियासी जो माहौल था वो सोशल मीडिया से पलट दिया था बिल्कुल। अब की बार मोदी सरकार, ये जो नारा था सोशल मीडिया के जरिए से इतना फैला कि वाकई में मोदी सरकार बन भी गई थी। लेकिन इस बार सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस भी मजबूत लगातार होती है। हैरानी वाली बात है, ये हैरानी वाली बात है, क्योंकि जो भी बीजेपी प्रोपेगेंडा या फिर किसी भी तरह की बात सोशल मीडिया पर वायरल करती है, कांग्रेस फौरन काउंटर दे देती है। और अफवाहों का बाजार हमेशा हम देखा करते थे कि बीजेपी गरम कर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी बिल्कुल पीछे नहीं है। देखा होगा शिवराज सिंह चौहान का वो वीडियो 3 दिन पहले वायरल हुआ था, दारू फैला दो ताकि लोग पिए और पड़े रहें। ये वीडियो 2020 का था, वायरल कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस भी इस बार सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मजबूत है। हर राज्य में जहां जहां पर चुनाव है वहां पर आप इनके सब्सक्राइबर देख लीजिए, फॉलोअर्स देख लीजिए, मिलियंस व्यू देख लीजिए। अगर मवाजना करना है तो पीएम मोदी का अकाउंट में लूंगा, 18.5 मिलियन उनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं। राहुल गांधी के 3 मिलियन .25 ये उनके व्यूवर्स से सब्सक्राइबर है। लेकिन आप व्यूज की अगर बात करेंगे ना शफान, पीएम मोदी के 18.5 मिलियन, लेकिन लोग देखने जाते हैं 20,000 30,000। राहुल गांधी को देखने के लिए मिलियंस लोग जा रहे हैं। सिर्फ 3 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं, देखने के लिए 2.5 मिलियन 1.5 मिलियन 1 मिलियन लोग पहुंच जाते हैं। प्लस राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए से कुलियों से मुलाकात की, ट्रक में बैठकर वो चंडीगढ़ चले जा रहे हैं, कहीं भी माहौल अपना जमा लेते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो सोशल मीडिया को कांग्रेस ने इस बार जबरदस्त कैप्चर किया। लालू के साथ खाना पका रहे हैं और जी मटन पका रहे हैं जी। तो सोशल मीडिया को कांग्रेस ने इतना सीरियस लिया इस बार कि अब भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं जरूर बढ़ गई है। तो बिल्कुल डिजिटल इंडिया यही है, जहां पर एक चुनाव मैदान में भी लड़ा जाता है तो एक सोशल मीडिया पर फोन के जरिए लड़ा जाता है। प्रवीण दत्ता, आपके पास आ रहा हूं। लगातार लोगों से मिलते हैं, लगातार तमाम सियासी पार्टियों के मेंबरान से आप राब्ते में रहते हैं, क्या माहौल देखते हैं आप जमीन पर? अगर आज की बात करूं तो राजस्थान की एक नजारा देखने को मिला जो कि अपने तरीके से कम अपने जर्नलिस्टिक करियर में कभी मैंने और लोगों से पूछा जो बुजुर्ग हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसी कोई फिजा देखी? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने ऐसा जीवन में कभी नहीं देखा। मैं जिक्र कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स के बाहर जबरदस्त मजमे, इस मजमे में हजारों मर्द औरतें शामिल थी और सभी के सभी एक समाज से थे। और ये समाज वैश्य समाज, यानी जिसे बोलचाल की भाषा में बनिया समाज बोलते हैं जी। और ये सभी वहां हुए वैश्य समाज की की गई के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो में तख्तियां थी, औरतें मौन जुलूस निकली, मर्द मुखर होकर के नारे लगा रहे थे। आखिर भाजपा के जो सीनियर लीडर हैं सिंह लखावत, उनको बाहर आना पड़ा और बाहर आकर के उन्होंने कहा कि आला कमान है, उन तक आपकी बात पहुंचाऊंगा, लेकिन आप ऐसे ना करें। और इसकी वजह साफ है, राजस्थान में लगभग 6 वैश्य समुदाय के लीडर्स थे। तमाम लीडरों के टिकट ने और ये साबित करने की कोशिश की कि जो समाज 90% तक भाजपा के लिए एक तरफा वोटिंग करता रहा है, तो भाजपा आला कमान जब चाहे एक तरफ निकल सकता है, तो कुल मिला के आज वैश्य समाज सामने है। तो वैश्य समाज का कहीं ना कहीं बिल्कुल किस तरफ झुकाव है वो साफ जाहिर हो रहा है। ठीक है प्रवीण जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर शुजात साहब, आपके पास अब आता हूँ। ये बातें तो रही कि कांग्रेस कितना मजबूत है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, किस तरह से चुनावी मैदान में चुनावी बिगुल को फोड़कर किस तरह से खिताब कर रही है, किन किन मुद्दों को उठा रही है। लेकिन सर, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है, ये सवाल बार बार किया जाता है। मध्य प्रदेश में हालांकि इस बार सुगबुगाहट कम है कि सीएम गहलोत ही रहेंगे या दिग्विजय सिंह का नाम भी बार बार आता था, लेकिन राजस्थान ले जा रहा हूँ एक बार फिर से बहस को, चूंकि सचिन पायलट के जो बगावती सुर थे वो अब जरूर थम गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ हालात होगा, इसको लेकर पार्टी कितनी फिक्रमंद है? कांग्रेस से सवाल। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक बात मैं कहना चाहूँगा। तेलुगु में एक मशहूर कहावत है जिसमें यह कहा जाता है कि इंटिलो गेलचिन वाड़े बाइटा गेलसड़ू, यानी घर में जो जीतता है, घर में जो कामयाब होता है, वही शख्स
बाहर कामयाब होता है। हाँ। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी का खत बड़ा हुआ है बैनुल-अक़वामी सतह पर। मैं इसको इसलिए नहीं मानता कि दूसरी जो कौमें हैं वो हिंदुस्तान के बारे में क्या जानती हैं। नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया कि वो हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं अगर आपके देश में G20 हो रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का ताउन नहीं है, उसमें देश का, इंडिया का ताउन है। G20 जो है हर मुल्क को एक मौका दिया जाता है। कोई उसकी में हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है बोल करके नहीं आया वो ऑफर। हर मुल्क को, छोटे से छोटे मुल्क को, इंडोनेशिया को, मलेशिया को, सबको उसका मौका मिलता है। हर साल कोई ना कोई मुल्क उसका सदर होता है और वो इवेंट्स करते हैं। तो उसमें खत की बात क्या है, मुझे समझ में नहीं। लेकिन सर वहां भारतीय जनता पार्टी की शिनाख्त नहीं थी ना, वहां पे मैंने मुझे आपने कहने नहीं दिया ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जब भी बात करेंगे हिंदुओं की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे शमशान घाट की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे ये कहेंगे कि उन लोगों को उनके लिबास से ही पहचाना जा सकता है। तो ये जो एक स्टेट्समैन वाली बात होती थी प्राइम मिनिस्टर में हिंदुस्तान के, वो कहीं दिखाई नहीं देती। ठीक। और जो फेस्टिवल्स आते हैं वो फेस्टिवल्स ऑफिशियली जो है हिंदुओं के फेस्टिवल्स को मनाते हैं। वो फेस्टिवल्स क्रिश्चियंस के जो फेस्टिवल होते हैं और मुसलमानों के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको वो नहीं मनाते। तो एक मैसेज जाता है कि ये प्रधानमंत्री हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं या पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री। ठीक। तो इसलिए हमें अफसोस होता है। और आज हम जो कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो नजरियाती लड़ाई है। ठीक है। मोहब्बत और नफरत की लड़ाई है और हमने मोहब्बत के दामन को बड़े खुले तौर पर, बड़े स्ट्रांग तरीके से अपनाया है। और हमें इस बात पर फख्र है कि हिंदुस्तान की अवाम मोहब्बत की दिलदादा है और मोहब्बत के जयाले हमारा साथ देंगे, क्योंकि मोहब्बत ही में मुल्क मुत्तहिद रहेगा। बिल्कुल, मुल्क के मुत्तहिद होने की बात कर ली, मोहब्बत की दुकान की आप बात कर ली। शुजा साहब पूरी तरह से बहुत बेहतर, बहुत माकूल जवाब आपने दिया, लेकिन जिस सवाल को मैंने किया था उस पर आप किनारा कर गए सर। सचिन पायलट और मैं इसीलिए तो मैंने कहा कि पहले मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए, सचिन पायलट भी सिफर होके रह जाते हैं। अच्छा। जब कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर ये तय कर लेती है कि हमें इख्तिदार पर वापस आना है, तो सचिन पायलट भी उस चीज को भांप चुके हैं, उस चीज को महसूस कर चुके हैं और वो अपने सुरों को बदल चुके हैं। उनके लहजे में जो कड़वाहट थी अब वहां पर मिठास आने लगी है और गहलोत का खद वहां पर और बड़ा होगा और बड़ा होगा। शफान, ये जो मामला बता रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल है ऐसा। कांग्रेस में अक्सर ऐसा होता है कि जब चुनाव निकल जाते हैं, निकलने के बाद सीएम को चुनने में काफी वक्त लग जाता है। तारीख 3 दिन बाद की होती है, लेकिन 6 दिन भी लगते हैं, 8 दिन भी लगते हैं। और राजस्थान तो वैसे भी बाड़ाबंदी के नाम से मशहूर है। हाँ। ले जाके आप किसी बाड़े में बंद कर दीजिए विधायकों को। अब रही बात सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत साफ तौर पर कहते हैं कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। दूसरी तरफ सचिन पायलट, काफी अच्छा जवाब उन्होंने कल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। पूछा था पत्रकारों ने सवाल उनसे, कौन होगा सीएम। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5-6 महीने मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने मुझे बुलाया था, उनसे बातचीत हुई, उनका पहले चुनाव लड़िए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी चुनाव लड़ना, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हो सकता है, क्या इम्कानात है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। 23 से 26 विधायक लेकर सचिन पायलट निकले थे। हाँ। बगावत कर दी थी। हाँ। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट था कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। राजेश पायलट ने उनको वो सीख दिए कि कांग्रेस का दामन आपने कभी नहीं छोड़ना है। हो सकता है बगावत इस बार भी हो, सचिन पायलट निकल ले अपने 23 से 26 विधायकों को लेकर के, क्योंकि उन 23 से 26 विधायकों को टिकट इस बार भी मिला है। सचिन पायलट के खेमे वाले किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटा। दानिश अबरार बड़ा नाम था, लोग मान रहे थे टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन सचिन पायलट का दबाव था, मिला टिकट। अब गहलोत खेमे के सारे नेताओं को टिकट मिल गए हैं, पायलट खेमे के तमाम नेताओं को टिकट मिल गए हैं। चुनाव में ये जरूर एक है, लेकिन अगर ये जीत जाते हैं, बहुमत का आंकड़ा पार कर लेते हैं, तो वो बाड़ाबंदी का खेल, वो सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर गायब हैं, इस तरह की खबरें आ सकती है। बल्कि अल्टीमेटली वही होगा जो हाईकमान चाहेगा। अच्छा, हाईकमान की पहली पसंद अशोक गहलोत है। ये भी है राजस्थान में। नहीं, देखिए, एक बात मैं आपको खुला कहना चाहता हूं कि जब तक सियासत में खेल का जो तरीका है वो ना खेला जाए, सियासत नहीं होती। पायलट भी हमारे हैं, गहलोत भी हमारे हैं, लेकिन तजुर्बा और बेसब्री, ये सारी बातें सियासत में बहुत ज़्यादा गिनी जाती हैं, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती हैं, ये समझने की चीज़ है। ठीक है प्रवीण दत्ता साहब, सचिन पायलट और गहलोत को लेकर ही आपसे सवाल कर रहा हूं। सब कुछ ठीक हो गया, ऑल इज वेल है कांग्रेस में, राजस्थान में? कहूं और आपके प्रोग्राम का टाइटल ही है बेबाक। जी।
तो सब कुछ ठीक नहीं। उसकी वजह बहुत साफ है, जिस वजह से गहलोत को जादूगर कहा जाता है जी। अशोक गहलोत कभी भी चुनाव नहीं लड़ते। कि मैं कहूं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों चुनाव के दिन नहीं लड़ते। ये बटने से लेकर और चुनाव लड़ने तक चुनाव लड़ते, उसके बाद ये एक बार लंबी तानते और जो लोग जीत के आते हैं ये फिर दोबारा गिनती शुरू करते हैं और फिर से एक बार चुनाव लड़ने में आते हैं। ये है सचिन और अशोक गहलोत। तो गहलोत इस वक्त अगर एक सीज फायर के तहत कहने पर हुआ है जी, पायलट एक सीज फायर जो कि आला कमान के कहने पर हुआ है, दोनों के दोनों अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको टिकट कर रहे हैं, लेकिन गहलोत असल में अंदर ही अंदर काउंट ये कर रहे हैं कि अपनी टिकटों में मेरे कितने लोगों को और इनमें से वाकई जीत कर। आप मत भूलिएगा तो गहलोत विधानसभा में इस वक्त जिस कम्युनिटी से आते हैं माली, वो एमएलए हैं पूरी 200 की विधानसभा में, वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। यानी के आएंगे अशोक सिर्फ ये दे कि कांग्रेस के जीते हुए विधायकों में उनके कितने जी वो पाए हुए टिकट की परसेंटेज विनिंग रेट करते हैं। और आपने जैसे कि अभी बातों में एक बात निकल के आई कि हो सकता है पायलट 26 को लेके निकल जाएं, तो 25-26 तक की और ये जो शुरू 50 बुनियादी फर्क है, सही नहीं है। टू द पवेलियन होगा वंस द रिजल्ट्स आर आउट। ठीक है, अब बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का भी जिक्र कर लेते हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रहीम, छत्तीसगढ़ में क्या चुनावी हवा देख रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ की आप बात कर रहे हैं शफान, छत्तीसगढ़ के बारे में साफ तौर पर मैं ये बता देना चाहता हूं कि पिछली बार कांग्रेस की वहां पर सरकार बनी थी, इस बार भी कांग्रेस के दावे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं और पीएम मोदी की रैलियों का मतलब यह है कि वहां पर एक जनाधार, वहां पर एक वोट बैंक जरूर बन ही जाता है। लेकिन अब यहां पर बड़ा सवाल यह पैदा हो जाता है कि चुनाव के मुद्दे कौन से हैं। बीजेपी किन मुद्दों पर लड़ना चाहती है और कांग्रेस के पास कौन से मुद्दे हैं। कांग्रेस ओपीएस लेकर चल रही है, तमाम सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस ने साधा हुआ है और वो बीजेपी की तरफ हरगिज नहीं जाएंगे जब तक ओपीएस का जो शोषा है वो कांग्रेस के पास है। रही बात महंगाई की, तो महंगाई पर छत्तीसगढ़ में कंट्रोल हुआ है। आज जो गोधन योजना जो राजस्थान में लाई गई है वो छत्तीसगढ़ में देखने के बाद लाई गई है। तो वहां पर किसान खुश हैं, वहां पर कर्मचारी खुश हैं, वहां पर आवाम खुश नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व का चोला ओढ़ती, तो वहां पर कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने से पीछे नहीं रहती। शब्द गोबर की जब ये बात कर लेते हैं, गाय को ये माता मान लें, तो कांग्रेस वाले गोबर किसानों से खरीदकर 2 रुपए किलो प्रति उनको वो दे भी आज खुद जिक्र भी किया सीएम गहलोत ने। तो ये छत्तीसगढ़ की ही योजना थी जो गृहलक्ष्मी राजस्थान में लेकर आई, ये कर्नाटक की योजना थी। तो ये तमाम योजनाओं को लेकर के अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कद कांग्रेस का बड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि हिंदुत्व का जो चोला है वहां पर भाजपा नहीं पहन पा रहे सही तरीके से, इसलिए मैं मानता हूं। लेकिन रहीम, बार बार इस चर्चा में हमारा हिंदुत्व का जिक्र जरूर हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी के चुनावों के बानिस्बत इन चुनावों में हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया देख लें या बयानबाजी देख लें। उत्तर प्रदेश में यहाँ आना चाहूंगा मैं। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ था तो पूरे चुनाव में जितने चरण थे, हर चरण में एक नया मुद्दा शफान उस वक्त निकलकर सामने आ रहा था जी। ये जो साल है ना, इस साल का बहुत बचे हुए हम। बहुत शुक्र है खुदा का लाख लाख कि इस चुनाव में अब तक तो कहीं भी ये जिक्र नहीं आया, कहीं पे इस तरह के माहौल नहीं बने। बनाने की कोशिशें जरूर हो रही होंगी, लेकिन जनता समझदार हो गई, जनता चालाक हो गई, उनको पता है कि ठीक है लेकिन विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। अब राम मंदिर देखेंगे 2000 लोकसभा चुनाव में, वहां क्या सीन रहता है। शुजात अली साहब, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी आपकी बड़ी तगड़ी मुखालिफ है, लेकिन इस बात पे मुझे लगता है कि आपको भी एग्री करना चाहिए। ये जो चुनाव है खासकर मुद्दों पे, मसाइल पर या फ्यूचर को लेकर या नई आबादी को लेकर लड़ा जा रहा है, ना कि हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है। देखिए, मैं बड़े आराम के साथ ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व नहीं चला है, नहीं चलेगा।
नहीं सर, अभी तो आप बोल रहे थे नहीं, कि पीएम मोदी हिंदू के नेता हैं। फिर कह रहा हूं ना, हाँ। हिंदुत्ववाद चलना अलग चीज है। जो भारतीय जनता पार्टी जीती है वो इसलिए जीती है कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी जी। कांग्रेस के पास क़यादत नहीं थी, कांग्रेस को मंजिल नहीं मिल रही थी कि किस मौजू पर, किस मंजिल की बुनियाद पर हम चुनाव में जाएं, वो नहीं मिल रहा था। अब एक क़यादत आई है उभर कर, और एक ऐसी क़यादत है जो बिल्कुल हरफ आखिर की तरह कांग्रेस पार्टी के लिए है। वो क़यादत खुल्लम खुल्ला कह रही है कि हमारी जंग नजरियाती जंग है और हम नजरियात पर जंग लड़ेंगे। जैसा कि आपने अभी कहा, मोहब्बत की दुकान, उसको जो चाहे कह लीजिए, लेकिन बिल्कुल साफ हो गया है कि एक नजरिया महात्मा गांधी का है और एक नजरिया गोडसे का है। तो बीजेपी को डिक्लेयर करना चाहिए कि उनके महापिता गोडसे हैं, और ये जंग बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी, और अल्टीमेटली हिंदुस्तान में तरक्की ही मौजू बनेगा। कल जब बहस होगी तो ये बहस होगी कि हमारा ये इकोनॉमिक एजेंडा है, आपका कौन सा इकोनॉमिक एजेंडा है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हमारा ये नजरिया है, आपका कौन सा नजरिया है, ये चलने वाला है। मैं मोदी जी के बारे में कह रहा हूं कि वो हिंदुओं की बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं का जो है हिंदुत्व का नजरिया चल रहा है। हिंदुत्व का नजरिया कभी नहीं चला। वो नजरिया जो जीते थे, 15 लाख की बात की थी उन्होंने, ब्लैक मनी को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेसियों के करोड़ों अरबों रुपए बाहर के बैंकों में हैं। लोगों ने उस पर यकीन किया। जब सरकार बनी और लोकपाल की बात हुई, पहला जो है काम ये करेंगे, कहाँ है लोकपाल? कभी आपने सुना लोकपाल के, लोकपाल नाम की कोई चीज है? तो वो सारी बातें बकवास हो गई। तो इन्होंने चुनाव जो लड़ा, खुशकुन वादों पर लड़ा, झूठे वादों पर लड़ा, दगा की गई, सब कुछ बर्बाद किया गया मुल्क को। और आज अगर आप देखेंगे तो 5 ट्रिलियन जो है तरक्की की बात ये करते हैं, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं। क्या क्या आप इंटरनेशनल लेवल पे आप अपना क्या चेहरा दिखा रहे हैं कि हमने बहुत तरक्की? अगर आपने तरक्की की है तो फिर आप 80 करोड़ की आबादी को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं क्यों दे रहे हैं? हाँ, ठीक है, सवाल है। ठीक है, मैं प्रवीण दत्ता साहब आपके पास आ रहा हूँ। अब प्रोग्राम भी खत्म करने का वक्त हो रहा है, घड़ी मुझे इजाजत नहीं दे रही है। हिंदू मुस्लिम को लेकर जो हम बात कर रहे थे, तो क्या कांग्रेस को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि कांग्रेस ने जिस तरह से, जब हिंदू मुस्लिम वाली सियासत देश में हो रही थी, या पिछले चुनावों में हमने देखा, चाहे वो गृह मंत्री के बयानों का जिक्र कर लीजिए, पीएम के बयानों का जिक्र कर लीजिए, लेकिन हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा, तो क्या वाकई मजबूरन बीजेपी को अपनी पॉलिसी में चेंजेस करने पड़े? 70 के दशक में इस देश में एक बहुत मकबूल फिल्म का नाम था जी, और वो एक बहुत ही ज्यादा मकबूल अदाकार अमिताभ बच्चन फिल्में बनाते थे। हाँ। हर फिल्म का फॉर्मूला होता था फाउंड फॉर्मूला, यानी फिल्म देखने से पहले दर्शक को पता हो इसमें बिछड़े मिलेंगे। सवाल ये था कि स्क्रीन प्ले में कब बिछड़ेंगे और कैसे मिलेंगे। हाँ। तो भारतीय पार्टी चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन मुस्लिम करने का एक भी छोड़ेगी, ये तय है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जितने कम्युनिटेंट्स थे उन सब आने का स्थानीय स्तर पे और राष्ट्र स्तर पे पूरी कोशिश की। ये तो शुक्रिया है राजस्थान कि उसको सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, फिर से स्क्रीन प्ले चेंज करना पड़ा। पर मैं यहाँ मुंसिफ टीवी के दर्शकों को आना चाहूंगा, तैयारी रखिए, जब कभी मौका मिलेगा फिरकों को तो वो फिरका परस्ती की बात करेंगे, क्योंकि वो उनके पास गिनाने को नहीं है। राजस्थान के 25 एमपीज जनता के पास जाकर के ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पिछले 5 साल में उनके लिए क्या किया है। ये चिल्ला चिल्ला के अगर कोई बोल रहा है तो ये क्योंकि इसमें से 2 किया हो या 9 कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी इसमें बैकफुट पे है, और ये बैकफुट पे होना ही इस बात की गारंटी है कि देर सवेर कम स्थान के आएगा। एक राजस्थानी होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते दिशा है। ठीक है शुजात जी, आपको लास्ट कमेंट दे रहा हूं। 5 राज्यों में से कितने राज्यों में अपनी जीत कर रहे हैं? बहुत छोटे से संदर्भ में आप जवाब दे सकते हैं। 5-0। 5-0। ठीक है,
बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर शुजात अली साहब जो हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे। हालांकि कोई डिबेट नहीं थी, इसमें हमने सिर्फ चर्चा करने की कोशिश की। और बहुत शुक्रिया आपका भी प्रवीण दत्ता साहब, हालांकि तकनीकी खामी थी लेकिन आपने बहुत बेहतर तरीके से हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा किया। और साथ ही मैं अपने साथी रहीम, अब्दुल रहीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने मेरा साथ दिया। तो फिलहाल बेबाक मुंसिफ में इतना ही। अब सिर्फ इंतजार है 3 दिसंबर का, जिस दिन नतीजों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस का, जैसा कि आपने शुजात अली साहब को सुना, उन्होंने 5 और 0 का जिक्र किया है कि इस तरीके से वो जीत अपनी दर्ज करेंगे। हालांकि चुनाव किस माहौल में कब करवट लेगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।